डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय रहेगा हिंदी। पेपर नंबर है MHD 01, हिंदी काव्य 1, और उसके अंतर्गत इकाई रहेगी विद्यापति और उनका युग। अब विद्यापति और उनका युग, इस विषय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें विद्यापति के विषय में परिचय प्राप्त करना अति आवश्यक बन जाता है। हम सीधा उनके युग की बात करेंगे तो विद्यापति को समझना ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पहले हम विद्यापति के विषय में जानेंगे और आगे उनके युग के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब विद्यापति को कोई कहता है भक्ति काल के अंदर है, तो कोई कहता है आदिकाल पूर्ण होते समय का जो दौर था उनमें विद्यापति हैं। ये विवादास्पद मुद्दा रहा है, हम इसके विषय में भी चर्चा ज़रूर करेंगे। विद्यापति का जन्म बिहार जिले के दरभंगा राज्य के बिस्फी गांव में हुआ था और विद्यापति के पिताजी का नाम गणपति ठाकुर और माताजी का नाम गंगा देवी रहा है। उन्होंने गृहस्थ श्रम भी काफ़ी समय तक भोगा हुआ है। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था चंदन देवी और उनसे उनको 3 संतान थे, 3 पुत्र और एक पुत्र रत्न पुत्री भी थी। विद्यापति के विषय में हम सब ये जानते हैं कि वो बहुत अच्छे और बहुत बड़े कवि थे, लेकिन विद्यापति कवि थे तो कहाँ थे? उन्होंने अपनी कविता की शुरुआत की तो कहाँ से की? ये जानना भी विद्यापति के व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आएगा। विद्यापति दरबारी कवि थे और किसी एक राजा के दरबार में उन्होंने पूर्णतः जीवन व्यतीत नहीं किया है, बल्कि विद्यापति जी ने तो अनेक राजाओं के दरबार में दरबारी कवि के रूप में काम किया हुआ है। विद्यापति राजा देवसिंह, पद्मसिंह, शिवसिंह, भानुसिंह, जयदेव सिंह आदि राजपूत राजाओं के दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहे हैं। विद्यापति जी दरबारी कवि के रूप में तो अवश्य थे, लेकिन शिवसिंह के दौरान विद्यापति जी का ये जो काल रहा है वो अति उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शिवसिंह मैथिली वंश पे राज किया करते थे और विद्यापति जी का ये सबसे ऊपर का काल रहा है। विद्यापति जी ने बाद में काफ़ी सारे राजाओं के साथ दरबारी कवि के रूप में भी काम किया। खासकर राजा देवसिंह तो उनके सखा थे, बचपन के मित्र थे, साथ में खेले पले बड़े थे। इसलिए विद्यापति जी ने एक चीज़ बहुत ही नज़दीक से देखी और वो था दरबार का दृश्य। जी, दरबार में होने वाली अनेक प्रवृत्तियाँ, दरबार में होने वाली अनेक साधना, सब कुछ उनसे अछूता नहीं था। उनकी नज़र के अंतर्गत ही सारी चीज़ें थी। विद्यापति जी ने अपनी जो कविताएं रची हैं वो हूबहू, हाँ आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रकृति चित्रण भी मिलता है और कुछ एक बाहर के दृश्य भी लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा
विद्यापति जी ने दरबार के अंदर होने वाली प्रवृत्तियों, और उसमें भी कैसी प्रवृत्तियाँ, उसमें भी नायिका प्रधान या नायक नायिका प्रधान प्रवृत्तियों को चित्रित किया हुआ है। विद्यापति जी ने काफ़ी सारी रचनाएं की है और काफ़ी सारी भाषा में भी की है। ये हम उनकी भाषा में देखेंगे जब उनकी भाषा पढ़ेंगे तब। विद्यापति जी के विषय में ये बहुत ही लोकप्रिय बात रही है कि उनको अनेक उपाधियों से नवाजा गया है। उपाधियाँ तो हमारे हिंदी साहित्य में अनेक कवियों को, अनेक साहित्यकारों को, लेखकों को, नाटककारों को दी गई हैं, है ना। लेकिन एक से अधिक, अधिक से भी अधिक उपाधि से नवाजा गया हो, ऐसे अगर कोई लाडीले कवि हैं तो वो है विद्यापति जी। विद्यापति को मैथिली कोकिल, फिर राजरत्न, फिर उनको जयदेव रत्न, राज पंडित, कवि रंजन, अभिनव जयदेव आदि उपाधियों से नवाजा गया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय बाबत है। जीवन के विषय में तो सभी साहित्यकारों ने काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ लिखा भी है, लेकिन अपने व्यक्तिगत विषय के रूप में काफ़ी सारे साहित्यकार मौन रहे हैं। उसमें से एक विद्यापति जी भी हैं। बहुत सारा उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में चित्रित नहीं किया है या कुछ नहीं लिखा है, लेकिन विद्वानों में पर्याप्त ये मतभेद देखा जा रहा है कि उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी काफ़ी सारी बातें फैली हुई थी। खास करके उनके व्यक्तित्व जीवन में अगर कोई मुख्य ऐसा कोई मुद्दा रहा है जिसमें प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बात उठाई गई हो, या शंकास्पद रही हो, या द्वंद्व रहा है विद्वानों के बीच में, तो वो है भक्त और श्रृंगार। भक्त कवि और श्रृंगार कवि, ये दोनों बाबत ऐसी हैं कि ये दोनों बाबत में काफ़ी कुछ सवाल उठे हैं। कुछ एक साहित्यकारों का कहना है कि विद्यापति थे वो भक्त कवि ही थे, और कुछ एक आलोचकों का कहना है कि विद्यापति जो थे वो भक्त कवि नहीं थे, वो श्रृंगारिक रस के कवि थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक बात की है कि आध्यात्मिकता के चश्मे काफ़ी सस्ते हो गए हैं। चश्मे सस्ते हो गए हैं से तात्पर्य है कि जो नज़र है आध्यात्मिकता यानी भक्ति काल के में काफ़ी हद तक नीचे गिर चुकी है। अब वो क्यों? तो वो हम विद्यापति जी के राजनैतिक, सामाजिक आदि बाबतों में हम पढ़ेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आध्यात्मिकता के चश्मे सस्ते हो गए हैं, ये बात उन्होंने विद्यापति जी को लक्ष्य में रखकर कही है, क्योंकि विद्यापति जी ने जो भी सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे एक राज दरबारी कवि होने के चलते उन्होंने जो चीज़ें दरबार में देखी वो सारी उन्होंने ज्यों की त्यों अपने साहित्य में उड़ेल दी। विद्यापति का जो काल रहा है ना, वो वैसे तो भक्ति काल में ही माना जाता है, लेकिन विद्यापति के काल को ये बात नोट करके रख लीजिए, संक्रमण काल कहा गया है। संक्रमण काल क्यों? क्योंकि आदिकाल का अंत और भक्ति काल का उदय, यानी कि आदिकाल की सारी यादें लेके विद्यापति जी भक्ति काल के प्रवेश द्वार में खड़े थे, और इसीलिए उन्हें
संक्रमण काल के कवि कहा गया है। बेशक उन्होंने जो अपने नायक नायिका का नाम दिया है वह राधा कृष्ण है, शिव पार्वती हैं, लेकिन उन्होंने जो कविता की रचना की है वो संपूर्णतः भक्ति काल में सिर्फ भगवान का नाम और पूरी रचना श्रृंगारिकता को चित्रित करती हुई की हुई है। अब ये समझने के लिए कि उन्होंने ये क्यों श्रृंगारिक मूलक रचनाएं की है, हमें उनकी राजनीतिक परिस्थितियां भी समझनी पड़ेगी। विद्यापति जी की राजनीतिक परिस्थिति के विषय में जब हम बात करते हैं तब विद्यापति जी एक नहीं अनेकों राजा के दरबारी कवि रहे हैं। उनके समय के काल को हम दिल्ली के सल्तनत मुगल काल से जोड़ सकते हैं। लोदी वंश अपने उत्कर्ष पर था और हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे थे। एक ऐसा संस्कृति के वास्ते भी एक ऐसा समय आया कि हिंदू अपना कुछ नया दे रहे हैं तो मुस्लिम समाज अपना कुछ नया दे रहा है। तो ये पूरा उतार चढ़ाव का एक अद्भुत काल रहा है। आदिकाल अपनी वीर भूमिता को पीछे छोड़ता हुआ मुसलमान साम्राज्य का स्थापित होता हुआ भक्ति काल की ओर बढ़ रहा है। और राजनीतिक परिस्थितियों में दरबारी कवि आश्रित कवि होते थे। दरबारी राजा जो थे वो अपने विलासमय जीवन, अपनी पसंद, अपनी शौक, अपने युद्ध आदि कार्यों में व्यस्त रहते थे। काफ़ी सारा समय अय्याशी में भी वो लोग बिताया करते थे। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी इसका संपूर्ण प्रभाव विद्यापति के लेखनी में हम पढ़ सकते हैं। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि विद्यापति और उनके युग की राजनैतिक परिस्थिति के विषय में चर्चा कीजिए तो आपको ना आदिकाल की राजनैतिक परिस्थितियाँ लिखनी है ना संपूर्ण भक्ति काल की राजनैतिक परिस्थितियाँ लिखनी होगी। आपको विद्यापति की आदिकाल और भक्ति काल दोनों के निचोड़ को लेके संक्रमण काल की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वही लिखनी है। ठीक है। अब उनके समय की हम सामाजिक परिस्थितियों के विषय में बात करते हैं। विद्यापति के समय की सामाजिक परिस्थितियां काफ़ी दयनीय थी। दयनीय इसीलिए थी कि ये सभी जाति के लिए हम ये शब्द नहीं यूज़ कर पाएंगे दयनीय, लेकिन जो पिछड़ी हुई जातियाँ थी, जो निम्न जातियाँ थी, उनका कोई स्थान नहीं था। समाज में उन्हें एक तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाता था। ब्राह्मण थे, कायस्थ, राजपूत और वैश्य, ये 4 जाति वर्ग में बटी हुई जातियाँ थी। ब्राह्मण अपना कार्य संभालते थे, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सारा। वैश्य थे, वो व्यापार में जुड़े हुए थे। उनके लिए भी ये समय इतना बुरा नहीं था, अच्छा ही था। और राजपूत जो थे वो पूरा का पूरा उनका कार्यभार लड़ाई का, युद्ध का और राज दरबार से संलग्न रहा है। और कायस्थ, उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, उनको बड़ी तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाता था। जो कायस्थ जाति थी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। और विद्यापति के युग में भी ये बात देखी जा सकती है कि ये जो स्त्री है उनको केवल सिर्फ नाम से ही पूजा जाता था। बाकी उनकी जो पूजा थी
वो पूरी की पूरी वासनामय तौर पे की जाती थी। अब आपको लगेगा ये कैसे? या तो नाम से पूजा जाता था, तो हो सकता है कि बाद में उनको कोई मतलब ऐसा भी हुआ हो कि उनसे उनको उनके ऊपर अत्याचार किए गए हो या उनको मारा पीटा जाता हो, या ऐसा नहीं था। ये अत्याचार इतने नहीं थे, लेकिन वासनामय युग अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि राजा की राजसी अय्याशी प्रवृत्ति शामिल थी, और ये उसका ही चित्रण है जो हमें विद्यापति की पदावली में देखने को मिलता है। विद्यापति जी ने अनेक भाषाओं में, अगर हम विद्यापति जी की भाषा की बात करें तो विद्यापति जी ने अनेक भाषाओं में अपना लेखन कार्य किया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले संस्कृत, फिर अवहट और मैथिली भाषा में भी कार्य किया है। विद्यापति जी को जन भाषा के कवि के रूप में पहचाना गया है। जन भाषा शब्द नोट कर लीजिए। प्रश्न यहीं से भी हो सकता है कि जन भाषा के रूप में विद्यापति जी को क्यों उपाधि दी गई है, या जन भाषा के रूप में विद्यापति को कवि क्यों कहा गया है। तो हम ये बात समझते हैं कि इसीलिए विद्यापति को जन भाषा के रूप में कवि कहा गया है, क्योंकि विद्यापति जी अनेक भाषाओं, अनेक जन बोलियों को जानते थे और बखूबी रूप से अपने काव्य में उनका प्रयोग करते थे। विद्यापति जी ने संस्कृत में काफ़ी सारा साहित्य लिखा हुआ है, जैसे कि भू परिक्रमा, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, दानवा वाक्यावली, मणिमंजरी, वर्षकृत्य आदि रचनाएं हमें उनके संस्कृत भाषा का परिचय देती हैं। उसके दौरान उन्होंने अवहट भाषा में भी 2 बहुत ही प्रख्यात पुस्तक का निर्माण किया है, जिसमें प्रथम नंबर पर है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में जो उन्होंने निर्माण किया है वो है विद्यापति पदावली। अब विद्यापति पदावली में सबसे ज़्यादा जो पद मिलते हैं वो मैथिली भाषा के तो अवश्य है, लेकिन कैसे है? श्रृंगारिक है। बहुत ज़्यादा विवाद रहा है इस विषय में कि विद्यापति पदावली के जो पद हैं वो भक्ति के हैं, तो कोई कहा नहीं भक्ति के नहीं, ये तो श्रृंगारिक पद है। इस पर बहुत पहले से ही प्रामाणिक और मैंने कहा ना अप्रामाणिकता का मुद्दा चल रहा था। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जब आप भी ये पद पढ़ेंगे, पद की एक एक लाइन का भाषांतर समझेंगे, तो आपको भी ये भक्ति के नहीं श्रृंगारिक के ही पद लगेंगे, क्योंकि उनके जो पद थे उनमें वैसंधि, सद्य स्नाता, प्रेम वर्णन, शरीर मासल वर्णन, नायिका का रूप के नक्सिख वर्णन आदि बातें जुड़ी हुई थी। सिर्फ राधा कृष्ण नाम दे देने से तो ये भक्ति के नहीं हो जाते ना। अगर आपका नाम राधा है या आपका नाम समझिए कि कृष्ण है, लेकिन आपकी करतूतें रावण जैसी हैं या कंस जैसी हैं, तो सिर्फ कृष्ण नाम से ही तो आपको पूजा नहीं जाएगा कि नहीं इसका नाम तो माधव है, इसका नाम केशव है। तो नाम होने से क्या होता है? गुण भी तो होने चाहिए।
जैसे कि विद्यापति जी के तीनों बेटों में रूप गुण संपूर्ण थे, अच्छे थे, तो ये गुण भी तो होने चाहिए ना। अगर गुण में शून्य है और नाम अम्बा है तो अम्बा नाम होने से वो अम्बा माता जी नहीं बन जाते हैं। ठीक उसी तरह राधा कृष्ण के नाम होने से वो राधा कृष्ण नहीं हो जाते हैं। बहुत ही, अगर हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस का अतिशयोक्ति विद्यापति पदावली में हमें मिलता है, क्योंकि उन्होंने नायक नायिका के नक्सिक वर्णन का विस्तृत रूप से विवेचन किया हुआ है। मैंने अभी एक बात आप लोगों को बताई कि सद्य स्नाता और वही संधि। अब देखिए, सद्य स्नाता और वही संधि आपने शायद किताबों में पढ़ा हो, लेकिन इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। अगर परीक्षा में पूछा गया कि सद्य स्नाता और वही संधि से आपका क्या तात्पर्य है, ये दोनों शब्द की सीमाएं समझाइए, ये दोनों शब्दों का अर्थ दीजिए। या आपको ये पूछा गया कि सही संधि किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि सही संधि किसे कहना चाहिए? देखिए, वही संधि किसे कहना चाहिए, वही संधि का मतलब है वही प्लस संधि, यानी कि एक शैशव काल से यौवन काल की ओर की शुरुआत, यानी कि 16 साल के किशोर या किशोरी को वही संधि की उपमा दी जाती है। यानी संधि यानी यहाँ से शैशव और युवानी की कड़ी जुड़ती है, इसलिए इसे वही संधि कहा जाता है। फिर एक शब्द है सद्य स्नाता। तो सद्य स्नाता यानी कि क्या? आप देखेंगे जब विद्यापति के पद में आप उनकी पदावली पढ़ेंगे तो बार बार ये शब्द आएगा नायिका के विषय को लेकर कि सद्य स्नाता। तो जो नायिका नदी किनारे या सरोवर में नहा के बाहर आती है और फिर उसके रूप की गरिमा को, उसके रूप की लालिमा को जिस शब्द से नवाजा जाता है उसे कहते हैं सद्य स्नाता। यानी कि अभी अभी सरोवर या नदी में नहाकर उजली चांद या खिली हुई जो नायिका है उसको सद्य स्नाता कहते हैं। तो ये बात भी आप समझ लीजिए। अब विद्यापति जी ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भी रचना की हुई है। अब एक है इनकी राजनीतिक परिस्थिति जिस पर हमने चर्चा की, दूसरी है उसकी सामाजिक परिस्थिति, उस पर भी हमने चर्चा की, और तीसरी है इतिहास। तो ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका का संबंध इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है? या आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बताइए इतिहास और विद्यापति की रचना का आपस में तालमेल कैसे जुड़ता है? रचना का आपस में तालमेल कैसे जुड़ता है, इस बात पर जब स्पष्टीकरण देना हो तो एक बात मन में साफ रूप से समझिए, स्पष्ट रूप से समझिए कि तब बात आती है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। क्यों? उनकी तो पहले भी बहुत सारी रचनाएं थी, जैसे विद्यापति पदावली, संस्कृत में भी मैंने बहुत सारे नाम दिए, तो ये सब इतिहास के तो है ही ना। लेकिन कीर्ति लता और कीर्ति पताका को ही क्यों प्रधानता दी जा रही है? ये भी एक प्रश्न होना चाहिए कि मैडम ने तो बहुत सारे नाम दिए हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका को इसीलिए प्रधानता दी जाती है क्योंकि उसमें इतिहास के राजा देवसिंह, भानुसिंह, शिवसिंह, उनके दरबार की प्रवृत्तियाँ, राजा के दरबार की नर्तकियाँ, नायिका,
राजा की अनेक रानियां आदि का विस्तृत वर्णन कीर्ति लता और कीर्ति पताका में मिलता है। और ये वर्णन मिलने की वजह से ही ये दोनों ग्रंथों को इतिहास में देखा जा सकता है। विद्यापति की रचनाओं के इतिहास की बात करें तो वो दरबारी कवि थे, आश्रित कवि थे। दरबार की प्रवृत्ति में जो राजा जिस निकले बाहर और उन्हें जो भी लड़की पसंद आ गई उनको वो दरबार में ले आए, विवाह किया या दासी बनाई, या जो जो उस समय की घटना थी वो सारी श्रृंगारिकता के माध्यम से यहाँ चित्रित की गई है। श्रृंगारिकता का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है और विद्यापति जी श्रृंगारिकता में इतने डूबे हुए हैं कि कुछ एक साहित्यकारों ने तो उन्हें श्रृंगार मूलक कवि की भी उपाधि दे दी है। आगे हम उनके भाषा के विषय में बात करें तो मैं एक पद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन जति रति भेल, सरस परस खसु अम्बरे देख दनी दई, अलकार है बेग। अब आप लोगों को लगा होगा कि हिंदी में ये क्या आ गया है ना। ये हिंदी भाषा खड़ी बोली वाली प्योर नहीं थी, ये मैथिली भाषा थी। ये विद्यापति जी ने जो पद लिखे हैं उनमें से सिर्फ मैंने 2 पद पढ़े, क्योंकि ये जो पद थे विद्यापति जी के, इसमें उन्होंने अलंकारिकता, बिंब विधान, छंद विधान और रागात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता आदि बातों का ध्यान रखा हुआ है। ना अलंकार की अतिशयोक्ति है, ना छंद की कोई कमी है, ना उन्होंने रागात्मकता में कोई कमी बरती है, ना संगीतात्मकता की अति प्रधानता है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो पदावली लिखी हुई है उनमें कोई भी कमी नहीं है। अगर अतिशयोक्ति है तो मात्र, जैसे मैंने बताया कि श्रृंगारिकता और श्रृंगारिक मूलक पद ये ज़्यादातर अतिरिक्त मिलते हैं। हाँ, उन्होंने साथ साथ में ये भी ध्यान रखा है कि प्रकृति चित्रण, राज दरबार का चित्रण सब निश्चित रूप से होता रहे। सांस्कृतिक चित्रण भी हमें मिलते हैं कि जब वो समय था, उनका युग था, तो वहाँ की सांस्कृतिक स्थितियाँ कैसी थी, तो ये बात भी उनके पद में देखने को मिलते हैं। लेकिन अधिकांश जो चीज़ हमें मिलती है वो उनके पद में राधा कृष्ण के नाम पर सिर्फ श्रृंगारिक मूलक और अति श्रृंगारिक मूलक, आप अति शब्द का प्रयोग करिएगा, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ श्रृंगार मूलक ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि अतिशयोक्ति तो थी ही थी। और एक बात और भी नोट कर लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार विद्यापति और उनके जैसे अनेक कवि आध्यात्मिकता के नाम पर सस्ते चश्मे का व्यापार चला रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, हम अगर शुक्ल जी की बात को ही केंद्र में ना रखें तो विद्यापति जी ने उनकी युग और उनकी पदावली में अद्भुत कार्य किया हुआ है। उनकी पदावली आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और यहाँ विद्यापति और उनका युग के विषय का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। आगे गीति काव्य में रूप में विद्यापति पदावली ये टॉपिक बाकी रहता है, जो हम अगले लेक्चर में संपूर्ण करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। स्वाध्यायः परमः